ऑलराइट, सो यूजुअली जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी को उतना ही भाव देते हैं जितना कि आप मेरे वीडियोस को यानी कि बेसिकली बिल्कुल भी नहीं। तो रोबोट्स की तरह हम बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद करके चले जाते हैं, एंड जब वहाँ एप्लीकेशन पूछा जाए तो हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ जेई एडवांस्ड 2025 का जो पेपर नंबर 1 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जिसका जब आंसर किया है तो एस्पिरेंट्स ने बोला कि ये तो रॉन्ग है, इसका आंसर तो सी आएगा, मैंने मतलब वेन डायग्राम वगैरह बना के निकाला था। आई मीन अब आईआईटी के प्रोफेसर भी गलत आंसर देने लग गए। मतलब ये रिपोर्ट देखिए, ऑलमोस्ट 54% लोगों ने तो ये क्वेश्चन लीव ही कर दिया, विच आई फील इज अ वेरी स्मार्ट मूव टू बी ऑनेस्ट। मतलब गलत करने से तो अच्छा ही है। एंड जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनका हाल तो मतलब अमिताभ बच्चन साहब के शब्दों में कहूँ तो देखा लापरवाही का नतीजा। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। अगर स्पेसिफिकली बोलो तो जो एक्सियोमैटिक थ्योरी होती है ना, मतलब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, आपने ये सब पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी से जो सेट थ्योरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, बेसिकली सेट थ्योरी वाला हिस्सा जो है वो पता होना चाहिए। एंड आपको बेसिक इक्वेशंस जो है, मतलब हम जो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उसको मैनिपुलेट करके हमें जो चाहिए वो आंसर निकालना आना चाहिए। बस इतना ही है इसमें। आई मीन बस इतना ही है तो मैंने बोल दिया, क्वेश्चन तो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। आप बाय द वे पॉज करके अगर अभी तक नहीं पढ़ा आपने तो एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। मैं अभी रीड करने बैठूंगा तो फिर लोग बोलेंगे वीडियो लंबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई सिंपल सा बता दूं तो 3 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2 और S3। उनको एक प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास 4 इवेंट दिए हुए हैं, इनमें से 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमको, और हमको चौथा जो इवेंट हुआ है जो कि S3 ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अगर आप ज़्यादातर जो मतलब सोल्यूशन है, कुछ तो वेन डायग्राम करके भी निकालोगे, लेकिन मैं वेन डायग्राम पे नहीं जाऊंगा। मेरे को वेन डायग्राम अनलेस एंड अनटिल मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ मैं नहीं करता वेन डायग्राम। ठीक है, और मैं रेकमेंड भी नहीं करता, कई बार गलत आ जाते हो उनसे आंसर। आप बाय द वे ट्राई कर सकते हो वेन डायग्राम से भी। अगर आपने सब कुछ सही से किया तो आंसर तो वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन स्टिल थोड़ा कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। दूसरा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे ये जो इवेंट है वो तो है ही, बट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली इन 3 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बोले जा रहा हूँ, प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इवेंट जो है वो एक्चुअली इन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां से 2 लाइन ऑफ थॉट आते हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादातर इसके जो सोल्यूशंस देखोगे इस प्रॉब्लम के ऑनलाइन, तो वो बोलते हैं कि लेट कर लो कि सबसे पहले तो S1 जो है वो ये इवेंट है कि स्टूडेंट 1 ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, S2 का मतलब है कि स्टूडेंट 2 ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, और S3 ये इवेंट बोल देते हैं इनको। और फिर वो बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, और वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या वो सही है? मेरे राय में तो उसका आंसर है हाँ। क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इस पूरे सवाल में नहीं लिखा है। तो अगर लिखा नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट मान भी सकते हो और इंडिपेंडेंट नहीं भी मान सकते हो, क्योंकि अगर लिखा नहीं है, अगर उस बात से इफेक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन पे, तो जो ऑथर है वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना, ये कोई नमूने लोग नहीं बनाते ये प्रॉब्लम। कभी कभार बहुत माइनर चीजें मिस कर जाते हैं, बट ज्यादातर ऐसी चीजें मिस नहीं करते, वो ट्राई करते हैं, हर तरीके का सोल्यूशन ट्राई करके ही आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये मान के चल सकते हो? मेरा मानना है हाँ। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन है, अगेन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि लेट ऐसा A, B एंड C आर रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, एंड आपको फिर कुछ पंचायत दी हुई है और आपको ऑप्शन फिर सिलेक्ट करना है जो भी है। ठीक है, इस टाइप का मान लो क्वेश्चन है। अब अगर आपको A, B और C रियल नंबर दिया हुआ है, तो क्या आप A को 0 पुट कर सकते हो, B को 0 पुट कर सकते हो और C को 0 पुट कर सकते हो क्या? द आंसर इज यस। पर क्या यहां लिखा है कि 0 पुट करना है? नहीं। क्या यहां पे नॉन जीरो रियल लिखा है? नहीं। तो जब तक लिखा नहीं है तब तक, और जब तक आप कोई भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहे, 0 रियल नंबर होता है बिल्कुल। अगर 0 से मेरा आंसर आसानी से आ जाता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी सेम तरीके से अगर आप ये जो 3 इवेंट है मान के चल रहे हो, उनको आप इंडिपेंडेंट मान लो तो कोई समस्या नहीं होती है। मैं पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी सो कॉल्ड हुई थी लास्ट टाइम उसको एड्रेस कर दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आप बोलोगे कि अरे नहीं यार हम नहीं मानता, हमें थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता, तो ठीक है मत मानो लोल एक्सडी मत मान भाई, मैं उसके बिना सॉल्व करूंगा। अगेन मैं पहले ही बता देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके वैसे ट्राई कर लो कि तीनों इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है और आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है और उससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं जो सॉल्व करूंगा उसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेशन मैं ज़्यादा मांगूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे अपने होल्ड योर हॉर्सेस एंड हम लोग शुरू करते हैं, बातें मैं बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास 3 इवेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्विकली मैं ये जो भी हमारे पास डेटा है ना इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे मैं मेन इक्वेशन लिख के सॉल्व करूंगा। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये जो मेन डेटा हमें दिया हुआ है, ये इवेंट जो है वो हम बीच बीच में देख के करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट दूसरे स्लाइड पे कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे जो, जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे इवेंट है वो एक्चुअली ये स्टूडेंट जो है इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर है। तो कुछ और चीजें मैं लिख देता हूं यहाँ पे। लेट क्या कर रहे हैं कि S1 जो है इज द इवेंट व्हेन स्टूडेंट S1, ऐसा अच्छे से लिख देता हूं, स्टूडेंट S1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसको S1 ने सॉल्व करा। अब सिंस मैं फिर S2 का लिखूंगा, S3 का लिखूंगा, उससे अच्छा मैं काम करता हूं, मैं इसको SI लिख देता हूं और ये स्टूडेंट I है और यहाँ जो I है वो क्या है, I जो है वो 1, 2 एंड 3 है, ठीक है। यहाँ एक साथ लिख दिया। बेसिकली अगर मैं S1 लिखूंगा तो यानी कि स्टूडेंट S1 ने सॉल्व करा है प्रॉब्लम, वो इवेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, जैसा कि मैंने कहा आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि एक सैंपल स्पेस हुआ करता है, उसमें एक सबसेट होता है कोई इवेंट, है ना। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सबसेट ई में अपॉन जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, इसे बोला जाता है कि ये फेवरेबल कंडीशंस है और ये टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो है ना। तो ये हमारी बेसिक थ्योरी होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअली एक रेशियो है, राइट। तो मैं इस जो प्रॉब्लम है, अगेन आप चाहो तो इसको सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए मान के चल सकते हो, लेकिन सिंस रेशियो है तो मान लो, जैसे हम अगर केमिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, तो जैसे कि C6H12 वगैरह है, ठीक है, C6H12O6 है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक फिक्स रेशियो में है, राइट, 1:2 के रेशियो में है इनफैक्ट, ठीक है। तो चाहे आप थोड़ा सा क्वांटिटी लो आप या ज्यादा क्वांटिटी लो, रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं एक प्रॉब्लम की बात करूं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, या मैं 100 प्रॉब्लम की बात करूं तो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे क्या है, मैं बस इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि रेशियो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, एक प्रॉब्लम के बजाय, क्योंकि मैंने यहाँ पे इवेंट्स अलग अलग स्टूडेंट के लिए लिए हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एस को मान लेता हूँ क्या, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स से मेरा क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स से मेरा मतलब है कि भाई मैं मान के चल रहा हूं कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे जो S1 ने सॉल्व करे होंगे, तो इवेंट व्हेन SI सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मतलब इसका एक सबसेट S1 होगा, एक सबसेट S2 होगा, एक सबसेट S3 होगा। मैं कुछ इंडिपेंडेंस डिसजॉइंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ आया, मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। एक प्रॉब्लम की बात करो या 100 प्रॉब्लम की बात करो, रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, अपना काम आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं एक से ज्यादा प्रॉब्लम कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवेंट यू की। इवेंट यू में कहा जा रहा है कि एटलीस्ट या तो S1 ने, या तो S2 ने, या तो S3 ने, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। यानी कि क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, ये जो U इवेंट है वो कह रहा है कि या तो S1 ने सॉल्व किया और S2 ने सॉल्व करा और S3 ने सॉल्व करा, किसी एक ने सॉल्व करा। बाय द वे ये वाला नोटेशन जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट होता है, ठीक है। ये मॉड्यूलस नहीं है, ये कार्डिनलिटी का है सिंपल, ठीक है। तो मैं अगर ये P ऑफ U को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो P ऑफ U एक्चुअली होगा क्या, P ऑफ U यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट U, वो होगा ये मेरे फेवरेबल है और
टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स तो एस हैं। अभी मैंने नंबर असाइन नहीं किया है, आगे देख लेंगे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ एक से ज्यादा है, मैं लूंगा भी एक से ज्यादा, बता दूंगा कैसे, ठीक है। अच्छा, ये हाफ है, लेकिन अगर आप ध्यान दो, आपने कभी भी अगर यूनियन वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हो तो जनरली यूनियन का नंबर निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और यूनियन एक बड़ा नंबर आता है जनरली, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे ये भी किया जा सकता है कि क्यों ना यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया जाए। डी मॉर्गन्स लॉ आई होप आप जानते होंगे। डी मॉर्गन्स लॉ से आप सिंपली इसको कैसे चेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो कि आप पी ऑफ यू की जगह पी ऑफ नॉट यू कर लो, नॉट यू। देखो, अगर यू के होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो नॉट यू की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ होगी, तो सेम ही चीज है, ठीक है। अच्छा, नॉट यू होने से होगा क्या? नॉट यू का मतलब यू नहीं होना। यू में बोल रहा है कि एटलीस्ट एक ने सॉल्व किया है। इसका एग्जैक्ट नेगेशन यानी इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा? किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है, राइट? किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हो तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि पूरे का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्योंकि नॉट ले रहे हो आप। कॉम्प्लीमेंट जब यूनियन के ऊपर स्प्रेड आउट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सेपरेट आउट तो हो ही जाते हैं, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ मतलब एकदम चिंदी भाषा में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। हालांकि ऐसे नॉट का मतलब एटलीस्ट एक ने सॉल्व किया, उसका उल्टा होगा कि ना तो S1 ने सॉल्व किया, ना ही S2 ने सॉल्व करा, ना ही S3 ने। और ये सारे एंड है, एंड वाले कंडीशन है, इसलिए इंटरसेक्शन लगा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अगर U की प्रोबेबिलिटी आधी है तो नॉट U की प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी, यानी कि यहां से मुझे एक चीज मिल जाती है कि हाफ जो है वो होगा नॉट S1 इंटरसेक्शन नॉट S2 इंटरसेक्शन नॉट S3, ठीक है। ये S1 S2 S3 बाय द वे इवेंट है, यहां लिखे हुए, ठीक है। और अपॉन में ये है, तो इस अपॉन को इधर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्चुअली ये जो नॉट वाले हैं ये टोटल सैंपल स्पेस का आधा है। और एक्चुअली ये तो यहां से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, मैं बस एक एक स्टेप लिख रहा हूं इसलिए इतना लंबा पड़ रहा है, ठीक है। कि अगर एटलीस्ट होने का हाफ है तो इसका नेगेशन, इसका एग्जैक्ट उल्टा भी टोटल का आधा ही होगा, तभी जाके आप हाफ प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हम P ऑफ V की बात करते हैं। V के बारे में क्या लिखा हुआ है? V के बारे में लिखा हुआ है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पे है ना सिर्फ अंग्रेजी है खाली। कैसे? देखो, वो बोल रहे हैं P ऑफ V, ठीक है। P ऑफ V में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ही बात करें तो यहां पे ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां पे गिवन दैट लिखा हुआ है। और जब गिवन दैट लिखा हुआ है यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में टोटल को सीधा सैंपल स्पेस नहीं लिखा जा सकता, तो मैं अपॉन सैंपल स्पेस नहीं लिख सकता यहां पे। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मेरे को गिवन है कि S2 ने भी सॉल्व नहीं करा और S3 ने भी सॉल्व नहीं करा, यानी कि मेरे जो टोटल नंबर है, जो मेरा सैंपल स्पेस है, वो कहां से आएगा? वो आएगा कि वो क्वेश्चंस की बात करो जो S2 ने भी सॉल्व नहीं करे और S3 ने भी सॉल्व नहीं करे, ठीक है। एंड इसमें से मुझे चाहिए जो कि S1 ने सॉल्व करे, यानी कि S1 ने सॉल्व किए लेकिन S2 ने सॉल्व नहीं किए एंड S3 ने सॉल्व नहीं करे। तो ये मेरा फेवरेबल सेट हो जाएगा टोटल में से, और गिवन है यानी कि मेरा जो टोटल सेट है वो इतना ही है इस प्रोबेबिलिटी के लिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। बेस थ्योरम का भी यूज होता है, मतलब बेस थ्योरम उसी का एक्सटेंशन है एक्चुअली, कहना चाहिए मेरे को, ठीक है। अब ये 1/10 दिया हुआ है, यानी कि आपको यहां से वैसे तो बड़ा अजीब सा ही कुछ मिलेगा जो भी मिलेगा, जैसे इसको अगर 1/10 लिख दूं और ये सारा का सारा सामान 1/10 के इक्वल है। यहां से मुझे ये चीज मिल सकती है कैसे? मैं इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं अगेन दूसरे साइड पे, जैसे यहां किया था, तो मुझे मिलेगा S2 नॉट इंटरसेक्शन S3 नॉट। इस पूरे सेट का 10वां हिस्सा जो है वो है S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इंटरसेक्शन S3 नॉट। बाय द वे, नॉट से अगर आपको दिक्कत है तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरे को एक और इक्वेशन मिल गई। एक काम करता हूं, मैं इन्हें नंबर भी देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। यार यहाँ पे तो सारा ब्लू में लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कलर चेंज करूँ, बट फिर लग रहा है कि यार पूरा क्या बोलते हैं, डिजाइन खराब हो जाएगा। तो ये अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ W, P ऑफ W की बात कर लेते हैं। W जो इवेंट है वो क्या है?
W बोल रहा है कि S2 ने सॉल्व किया एंड S3 ने सॉल्व नहीं किया, मतलब S3 नहीं कर पाया, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे गिवन दैट नहीं लिखा है, यानी कि हम टोटल में से ही इन जो ये वाले जो सबसेट है इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर P ऑफ W की बात की जाए तो इसे सेट थ्योरी में कैसे लिखा जाएगा? सिंपल, हमारा जो टोटल है, यहाँ पे कोई गिवन कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, और हमें बोला जा रहा है कि S2 ने सॉल्व किया और S3 ने नहीं किया, यानी कि S2 के लिए ठीक है, बट S3 के लिए हम नॉट यानी कि कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि S3 ने सॉल्व नहीं किया हमारे इवेंट के हिसाब से, राइट। और ये हमारा 1/12 है, राइट। अब 1/12 इस चीज के इक्वल है, यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जो सैंपल स्पेस है अगर ये यहां मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्यों इतना कंजूसी कर रहा हूं यार, दोबारा लिख लो। तो एक्चुअली यहां से मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा मतलब इक्वेशन नंबर 3 है, S3 क्यों बोल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए। अब एक काम मैं और कर लेता हूं, ये जो 3 इक्वेशन है ना, इसको अब रखते हैं, बाकी का मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ी जगह हो जाएगी, उसके बाद मैं आगे डिस्कशन कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो हमारे सारे डेटा के साथ हमको ये मिल गया। बाय द वे वो S1 S2 जो भी है, याद रखना वो इवेंट्स हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं। अच्छा, अब यहां से हमें ज्यादा कुछ तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमारे पास S का नंबर आ जाए, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने बोला मैं एक से ज्यादा कंसिडर कर रहा हूं, अगर वो नंबर आ जाए तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन नंबर 3 में भी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आप सैंपल स्पेस को 1 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा। अच्छा, तो वैसे सिचुएशन में मैं कंसिडर क्या करूं? सिंपल सा रीजन है, देखो अब आप देख रहे हो कि आपका जो सैंपल स्पेस है उसको आपको कुछ कुछ नंबर से डिवाइड करना है। इन पर्टिकुलर अगर ध्यान से देखा जाए तो वो या तो 2 से डिवाइड होगा, या फिर वो 10 से डिवाइड होगा, या फिर 12 से डिवाइड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लेट कर सकते हैं कि ये जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, अगेन ये लेट कर रहा हूं मैं, सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे या तो 2 का एलसीएम है, 10 का एलसीएम है, 12 का एलसीएम है। पर यहां पे क्यों रुका जाए? एक काम करते हैं ना, हमारे पास ऑप्शंस भी तो गिवन है, तो ऑप्शंस में भी कुछ जो नंबर्स हैं जो हमें लग रहा है कि यहां से नहीं बनेंगे उनका एलसीएम, उसे भी कंसिडर कर लेते हैं। देखो 3 4 तो आ ही जाएगा, 36 एक रख लेते हैं और 60 भी रख सकते हैं। एक काम करते हैं, 60 सिंस बड़ा नंबर हो जाएगा थोड़ा सा, एक काम करते हैं पहले इतने का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर वो 60 के टेबल में नहीं आया तो हम 60 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो आई होप आप जानते ही होंगे, मेरे से तो ज़्यादा ही तेज होंगे। 2 = 2, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। बोलेंगे भाई क्या ही कमाल कर दिया सर, क्या लिख रहे हो आप? सर नहीं, मतलब भैया भी बोल सकते हो वैसे तो अंकल भी बोलते हैं कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में, ऑसम ऑडियंस है मेरा। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 होता है। 12 तो ऑफ कोर्स 4 3 × 12 है, तो 2 का स्क्वायर × 3 हो जाएगा। देन 36 4 9 36 है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम क्या होगा? 2 जो है वो एटलीस्ट आपको 2 बार चाहिए, 3 जो है वो भी एटलीस्ट आपको 2 बार चाहिए, एंड 5 जो है वो 1 बार चाहिए, राइट। तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 45, 45 × 4, 45 × 2 तो 90 होता है, तो ये 180 हो जाएगा। और 180 60 के टेबल में आता है, तो 60 एलसीएम यहाँ पे रख भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैं क्लियर करता हूँ, और मैं सिंपल सा ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्या बोलते हैं 180 एलिमेंट है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं हटा दे रहा हूँ, बट मैंने आपको करके दिखा दिया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में अगर 180 एलिमेंट है मेरे पास, तो मेरा जो ये सेट है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? यहां से मुझे पता चल रहा है कि नॉट S1 इंटरसेक्शन नॉट S2 इंटरसेक्शन नॉट S3, इसमें 180/2 यानी कि 90 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये मेरा नया इक्वेशन नंबर 1 है, पुराना वाला ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसे भी मिटा ही देता हूँ, इससे इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से मैं कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ इस बार तो यहाँ तो मेरे को कुछ करना नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा एज इट इज है। इक्वेशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा कि S2 इंटरसेक्शन नॉट S3। इंटरसेक्शन बड़ा बेकार सा बनाया मैंने तो ये कितना होगा? ये 180/12 होगा, तो 180/12 होता है 15, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्यों लिख रहा हूँ इसको ऐसे, ये कर देते हैं, ठीक है। ये अपना नया इक्वेशन नंबर 3 है, पुराने वाले को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, तो यानी कि हमारे पास ये 3 अब इक्वेशंस है। मैं इसे अच्छे से अरेंज भी कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए P ऑफ T। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, और P ऑफ T क्या है?
P ऑफ टी अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं। P ऑफ टी यानी कि S3 कैन सॉल्व, S3 कैन सॉल्व का मतलब है मुझे P ऑफ टी चाहिए, यानी कि मुझे P ऑफ S3 चाहिए। इसका मतलब क्या है, मुझे S3 के नंबर्स चाहिए और सैंपल स्पेस का नंबर तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मेरे को S3 चाहिए। अच्छा, अब S3 कैसे निकाला जाए? S3 हमारे इक्वेशन अगर ध्यान से देखें तो इधर S3 तो नहीं है, बट यहां नॉट S3 जरूर है। ये नॉट S3 हमें मल्टीपल जगह पे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। तो हमारा जो मतलब वही है, मैथमेटिक्स में आइडिया वही है कि आप अपने सोल्यूशन के पास पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। तो हमें नॉट S3 की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हम S3 तो निकाल लेंगे, सैंपल स्पेस में से इसको माइनस ही तो करना है। तो ये हमारा गोल है, इन सभी इक्वेशंस में से हमको ये चीज चाहिए। अच्छा, अब वो कैसे करें, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अच्छा, नोटिस ये करो, अगर आप फिलहाल के लिए एक वेन डायग्राम मान लो, मैं वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा सैंपल स्पेस है पूरा, इसमें कोई सेट S1 रहा होगा, मुझे नहीं पता कैसे है, ठीक है। एक सेट S2 रहा होगा और एक सेट S3 ऐसा कुछ रहा होगा, राइट। अब नॉट S3 की बात अगर चल रही है तो नॉट S3 मैं अगेन दोबारा बना देता हूं कुछ और कलर में। नॉट S3 ये वाला हिस्सा है, करेक्ट। नॉट S3 ये वाला हिस्सा है। अच्छा, फिलहाल के लिए आप हमारे इक्वेशंस में देखो तो नॉट S3 एक तो यहां पे है, पर ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट इधर कोई फिक्स वैल्यू भी नहीं है। यहां पे मेरे पास S1 S2 दोनों आ रहे हैं और यहां पे सिर्फ S2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस सिंपल इक्वेशन से कुछ करने की कोशिश करते हैं नॉट S3 के बारे में। अगर आप नोटिस करो, ये जो नॉट S3 वाला हिस्सा है, इसका एक हिस्सा S2 के अंदर आता है, ये वाला, ये जो मैंने ये यहां पे बनाया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो S3 का, नॉट S3 का एक हिस्सा S2 के अंदर आता है और दूसरा हिस्सा ये बाहर है S2 के, सॉरी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो यहां से ध्यान से देखो, इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करके तो दिखा दिया मैंने। S3 जो हो, नॉट S3 जो होगा वो या तो S2 के साथ है ऐसा, या फिर वो S2 के आउटर में है, नॉट S3। एंड ये जो दो सेट हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये वाले दो सेट बोल रहा हूं, S2 के अंदर या S2 के बाहर, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट अगर है तो S3 का नंबर निकालने के लिए मैं इसको सीधा सीधा ऐड कर सकता हूं। मेरे को कोई इंटरसेक्शन माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। और इस इक्वेशन का जो आइडिया है वो मैंने यहां से उठाया है, ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू इधर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि थॉट प्रोसेस चल क्या रहा है। थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि मुझे S3 चाहिए और S3 मेरे पास इक्वेशंस में है नहीं, तो मैं नॉट S3 की बात कर लेता हूं और उससे S3 निकाल लूंगा। अब नॉट S3 के सबसे जो क्लोजेस्ट चीज मेरे पास है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो इस क्लोजेस्ट चीज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट भी कर देता हूं, तो ये 15 प्लस नॉट S2 इंटरसेक्शन नॉट S3 है। अब ये तो ठीक है, बट अब इसको कैसे निकालें यहां पे प्रॉब्लम फंस रहा है थोड़ा सा। एक काम करता हूं, इस इक्वेशन का काम तो हो ही गया है, जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे, बट अभी के लिए हटा देता हूं। सेम ही सिचुएशन है, अगर देखो नॉट S2 और नॉट S3 की बात करें, मेरे को ये नंबर चाहिए, नॉट S2 इंटरसेक्शन नॉट S3। वापस वैसा ही एक वेन डायग्राम की, अगेन ये सब बनाना नहीं होता एग्जाम में, सोचना होता है बस इतना। नॉट S2 और नॉट S3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक S2 है, एक S3 है। नॉट S2 यानी कि नॉट S2 इसके बाहर वाला हिस्सा और नॉट S3 इसके बाहर वाला हिस्सा, यानी कि हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे होंगे, नॉट S2 और नॉट S3, है ना, इनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बाहर वाला हिस्सा। अब यहीं कहीं पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहीं कहीं पे एक S1 सेट रहा होगा, बड़ा ही बेकार सा ड्राइंग है बट समझ जाओ, ये S1 सेट है यहाँ पे, ठीक है। अब S1 के साथ कंपेयर करूं, क्यों S1 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में ये सामान S1 के साथ मिल रहा है मेरे को, तो जो मैंने S3 के लिए किया वही सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं। कैसे, देखो ध्यान से, S2 और S3 जो है वो या तो S1 के साथ होंगे, करेक्ट, ऐसा, या फिर वो S1 के साथ नहीं होंगे। एंड ये दोनों सेट S1 एंड नॉट S1 ये भी एक दूसरे के डिसजॉइंट है ना, मतलब एक दूसरे के साथ इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि अगर मेरे को वो नंबर चाहिए तो मैं सीधे सीधे ऐड करके निकाल सकता हूं। परफेक्ट, आई थिंक डन है यहाँ पे सारा का सारा मैटर।
राइट। अच्छा, अब क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे। क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं? अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं क्या? आई थिंक हमारे पास है ये दोनों वैल्यूज। कैसे है? एक वैल्यू तो हमारे पास ये रही, ठीक है, इस वैल्यू यानी कि ये वैल्यू, राइट। तो अगर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या है? यही सेम समान है एक्चुअली, S2 इंटरसेक्शन S3, यहाँ पे नॉट S2 और इंटरसेक्शन नॉट S3 अपॉन 10। और ये क्या है? ये तो 90 है हमारे पास गिवन है, इसको सीधा सीधा लिख दो। और ये क्या है? ये तो S2 इंटरसेक्शन नॉट S2 नॉट S3 है, ठीक है। अच्छा, ये चीज यहां आके माइनस होगी, करेक्ट। 1 में से 1/10 माइनस हुआ किसी चीज का, तो अगर मैं यहां सीधा 9/10 लिख दूं तो आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये इधर जाके कैंसिल कर दिया उसने, आप माइनस करके देख भी लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज मैंने कर दी, यानी कि मेरे को इक्वेशन तो एक्चुअली मिल ही गई है। क्या चीज मेरे को मिल गया कि 9/10 ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 90। अच्छा, ये यहां से कैंसिल कर दिया आपने 10, तो यहां से मुझे मिला नॉट S2 इंटरसेक्शन नॉट S3। ये कितना हो गया? ये हो गया 10 और 10 100, 10 इंटू 10 100, राइट। अच्छा, ये 100 को यहां पुट कर देता हूं तो ये टोटल मेरे पास आ गया 115। ये क्या है? ये नॉट S3 का नंबर है। नॉट S3 का नंबर अगर ये है तो S3 का नंबर कितना होगा? S3 का नंबर होगा, सैंपल स्पेस में से इसको माइनस करना है 115 को, ठीक है। तो सैंपल स्पेस 180 है, उसमें से 115 अगर आप माइनस कर दो, मैं यहाँ थोड़ा जगह क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ क्या मैं, मतलब अगर कहीं पे लगे तो ब्रेक मार के खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो आप। तो 180 में से 115 गया, यानी कि ये हो गया 65, करेक्ट। और मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए था ये, जहां पे मेरे पास आई थिंक ये दोनों नंबर्स हैं। ये क्या है? S3 है मेरा 65 और ये मैंने लेट किया था 180। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों 5 से जाएंगे तो 5 ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 36 है अपने पास ऑप्शन में, अपने पास है ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब आप सवाल देख रहे हो, सवाल मैंने आपको अगेन वही बोला कि आप म्यूचुअली इंडिपेंडेंट लेके भी करोगे ना, आप यहीं पहुंचोगे, और आप ऐसे भी करके दिखा दिया मैंने कि आप यहां पहुंचोगे। अब अगेन मैं दोबारा यही बोल रहा हूं, क्या ये चीज लेट करना जरूरी है कि एक से ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस हैं? नॉट रियली। पर आपने अगर यहाँ ध्यान से देखा हो, हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी बहुत आराम से डिवीजन जहां पे करना था कर लिया हमने, कोई परेशानी नहीं हुई। तो आइडिया ये है कि जो हमने लेट किया ना, अगर हम कभी कुछ लेट भी करते हैं तो वो हमारे कैलकुलेशन को सुधारने के लिए होता है। अब यही चीज को लोग ब्रांड करके बोल देते हैं कि टॉपर होता था, टॉपर ऐसे करता है। टॉपर वो क्यों कर रहा है वो जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब उसके पीछे वो जो टैक्टिक है वो क्यों किया जा रहा है, क्या इसके बिना नहीं होता? बिल्कुल होता। आप सैंपल स्पेस को 1 लेके भी ट्राई कर सकते हो, पर एग्जाम में थोड़ा सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। और अगेन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, हम ऐसे नंबर्स तक है ना, जो सोच पा रहा है वो डायरेक्ट भी पहुंचता है इन नंबर्स पे। जो हमने शुरू में P ऑफ U इतना लिख के करा, उतना लिख के करना नहीं होता है एग्जाम में। ये तो एक्सप्लेन करना है मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करूँ, मैं उस तक पहुंच पाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।